चलिए, आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं जनरली, ये आई यूज करते हैं और हम लोग लिखते हैं आई डी क्यू बाई डी टी। तो आपको ये डी सिंबल अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ यदि इसे और डिटेल लिखें तो ये लिख देते हैं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एटम जो होता है, इस एटम में आप देखते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, ये आप समझो कि न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ। तो आपने क्या कहा कि यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और बाहर है चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन। और ये है जहां ये इकट्ठे दिख रहे हैं, ये एक दिमाग में आपके आ सकता है। जब बात करते हैं हम लोग करंट की, तो फ्लो होगा चार्ज का या फ्लो होगा आयंस का। तो हम लोग चार्ज की बात करेंगे, उसमें मेनली होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जब हम कहते हैं गुड इवनिंग। करंट, गुड इवनिंग, तो करंट के लिए कहते हैं इस तरह से, मूविंग चार्ज और आयंस क्रिएट करंट, क्रिएट करंट, ऐसे आप सोच सकते हैं। अब करंट है, फ्लो है, तो इसका कुछ डायरेक्शन भी दिख रहा होता है जनरली फ्लो का। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और आयंस is taken as conventional direction of current. Conventional direction of current. तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या किसके रेस्पेक्ट में रेट। तो रेट जब कहते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं। जैसे आप मार्केट में गए और चीनी का रेट पूछेंगे, शुगर का, तो कहा गया ग्रोसरी शॉप पे 40 रुपये पर केजी। तो दो अमाउंट का वो रिलेशन होता है रेट। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम के रेस्पेक्ट में रेट, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो किसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज पर यूनिट टाइम जो गुजर रहा होता है, उस वैल्यू को आप कहते हैं करंट। और उसका एक डायरेक्शन लिया गया। क्या डायरेक्शन लिया गया? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और आयंस इज टेकन एज। तो आपको आयंस वर्ड अभी दिक्कत करे तो पॉजिटिव चार्ज से काम चला लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस is taken as conventional direction of current। conventional माने पारंपरिक, परंपरा है ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज के जाने का जो डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं करंट।
तो नेचर में जब भी हम कहते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो एक टर्म में होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होते हैं वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये सी जो है वो यूनिट है चार्ज का एक इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मेटल कहीं है, तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर और घूम रहे हैं, और जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के साथ बैठा हुआ है न्यूक्लियस में सेंटर पे। जो मूवमेंट मेटल में हमें दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन जो माना गया है करंट का, वो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो मेटल में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। तो इस कन्वेंशन तो यही है, तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट is taken opposite to direction of motion of negative charge। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है उसे कन्वेंशन माना। अब यदि नेगेटिव चार्ज कहीं जा रहा होगा, तो जो डायरेक्शन है उस करंट का उसके अपोजिट माना जाता है। ये परंपरा है। या तो पॉजिटिव जिधर जा रहा है उस तरफ आप लेंगे करंट का डायरेक्शन, या नेगेटिव जिधर जा रहा है उसके अपोजिट लेंगे करंट का डायरेक्शन। तो ये परंपरा है। और जैसे मैंने कहा चार्ज, यहाँ हमने देखे किनारे में लिखा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हमने यहाँ नीचे लिखा है। तो ये एक पॉइंट और आपने नोट कर लिया। ई का वैल्यू 1.6 ×10⁻⁻19, पी का +1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उनके मूवमेंट का जिधर डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट हम देखेंगे करंट। यहाँ इस बात पे गौर करिए कि यदि करंट है तो उसका इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और एम्पियर या तो पूरा नाम लिखेंगे स्मॉल लेटर के साथ या ए। तो आप ये देखेंगे कि यदि कूलाम्ब पर सेकेंड है तो यही हुआ एम्पियर। एम्पियर, ये कूलाम्ब पर सेकेंड ही हुआ एम्पियर। तो एम्पियर को कूलाम्ब पर सेकेंड को नहीं, एम्पियर को ही कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट। और कूलाम्ब जो है वो सेकेंडरी कूलाम्ब पर सेकेंड यूनिट में कहलाएगा। कूलाम्ब पर सेकेंडरी यूनिट कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यदि कहा जाए तो एम्पियर को ही कहते हैं। एक्सक्यूज मी एम्पियर सर। को, हाँ बताइए। सर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है I = dq/dt, तो सर dq और dt किस चीज की वैल्यूज हैं? ये जब आप आएंगे ना, ये dq को आप कहते हैं स्मॉल
अमाउंट ऑफ चार्ज, और dt को कहते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल। ई टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज बाई टाइम जब आप कहते हैं तो वो कूलाम बाई सेकेंड जब कहते हैं तो वो बनता है करंट, उसे कहते हैं आप, उसका यूनिट है एम्पियर। डी क्यू, डी शब्द जब आया है तो डी का मतलब ज्यादा डिटेल डिफरेंशिएशन क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में नीड होती है तो थोड़ा बहुत इसको 11th में भी पढ़ते हैं, और मैथ्स में डिटेल 12th में आता है। ठीक, तो अभी तो आप उसको किस तरह पहचाने, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू को, और डी टी को स्मॉल टाइम इंटरवल, यदि कहीं डी एक्स या डी एस लिखा है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यदि कहीं डी वी लिखा है तो स्मॉल वेलोसिटी चेंज, ऐसे कुछ सोच सकते हैं। वैसे डी क्यू बाई डी टी का जो एक मीनिंग हो सकता है रेट ऑफ, जो आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पर वो आप बेहतर है कि इसे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के हिसाब से याद रखें। फ्लो का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जाता हुआ। देखिए, बैठा हुआ चार्ज करंट नहीं कहलाएगा, कहीं चार्ज बैठा हुआ है तो वो करंट नहीं है, और चार्ज यदि भाग रहा है तो करंट है। और चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन, किसी रॉड में किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो कर रहा, एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा, उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट पूछे तो क्या कहेंगे, एम्पियर। कूलाम पर सेकंड कहीं लिखा दिखे तो वो भी एम्पियर के बराबर। क्यू जनरली हम किसके लिए यूज कर रहे होंगे, चार्ज। ये पेज क्या आप सबने नोट कर लिया? सर 1 मिनट। सर लिख लिया। अब यहाँ कुछ टर्म्स आपके सामने मैं लिख देता हूँ, उन्हें ध्यान दीजिएगा। ये आपके 11th 10th के सिलेबस में तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके समझ के लिए, थोड़ा बेहतर समझ के लिए जान ले तो अच्छी बात। कूलाम्स लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस, कि यदि दो चार्ज हैं प्लस Q1 प्लस Q2, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यदि इनके बीच का सेपरेशन R है तो इनमें जो रिपल्सन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से
Q1 Q2 को दो प्रोटॉन रिपेल करते हैं, तो वैसे ही यदि दो पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जितना 1 2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पे फोर्स लगाएगा। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ से आप जानते हैं। और ये फोर्स जो है कूलाम्ब ने कहा, ये फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, तो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, चार्ज के अमाउंट के प्रोडक्ट के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स देखा गया 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैसे इसके वैल्यू को आप ऐसे देख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या वैसे इस वैल्यू को देख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि एक नया सिंबल, ये ई जैसा लिखा हुआ है लेकिन ये एप्सिलॉन कहलाता है। एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो लगाते हैं उसको नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन अल्फा बीटा थीटा का भाई है, और नॉट तो वैसे जीरो को नॉट कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ये जो है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इतना मेहनत तो हम करने से रहे, अभी इससे काम चला सकते हैं आप। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ ये हो गया यहाँ कंप्लीट। दो पॉइंट चार्ज यदि होंगे यहाँ पर, ये इसके साथ ही ये मेंशन कर दीजिएगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स सेम चार्ज रिपेल। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। ये आइडिया के साथ कूलम्ब्स लॉ आपके सामने आ गया कि फोर्स जो होगा Q1 Q2 जो चार्ज हैं उनके अमाउंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद वाले कहानी आप लिखें ना लिखें, या उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, क्योंकि वो 12th में इनके सारे पॉइंट आपको याद करने रहते हैं 12th में, अभी नहीं जरूरी है। आप केवल इंफॉर्मेशन की तरह लिख लें तो चलेगा, आप लिख सकते हैं। एक उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म आएगा वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोचो किसी क्लास 6 के बच्चे को हम कहें कि सूरज भगवान का फोटो बनाओ। 6 तो ज्यादा हो गया, एलकेजी के बच्चे को कहो, एलकेजी यूकेजी में जो बच्चे हैं, और उनको सूरज भगवान का फोटो बनाने को कहो, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग सूरज भगवान बनाएगा अपने अपने हिसाब से। तो जब भी वो सूरज भगवान बनाएगा तो निश्चित रूप से दो चार लाइन वो बाहर निकाल के ये बताने की कोशिश करेगा कि सूरज भगवान ना रोशनी भेज रहे हैं, बड़े प्रभावशाली। अच्छा, यदि वो लाइन बनाएगा तो लाइन के क्या सोच के बनाएगा, तो ये सोच के कि सूरज भगवान प्रभावशाली हैं, जैसे भगवान का फोटो देखते हैं तो उनके पीछे रोशनी जैसी दिखाते हैं, तो ये बताने के लिए कि वो बड़े प्रभावशाली हैं। तो इसी आइडिया को फैराडे ने पिक किया। उसने पिक करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि चार्ज जो होता है वो प्रभाव, वो स्पेस में अपना प्रभाव भेजता है, और उस प्रभाव के लिए एक नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे, इट इज क्रिएटेड बाय चार्ज और चार्ज सिस्टम। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है।
और फील्ड में जब मतलब स्पेस में उसने एक मैजिक क्रिएट किया, और उस मैजिकल स्पेस में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा, या तो वो पुराने चार्ज से अट्रैक्ट होगा या उससे रिपल्सन फील करेगा। तो ये जो तरीका है सूरज भगवान के देखने का, तो उसी को इसने फॉलो किया कि देखो यहाँ पर, अच्छा यदि हम खुद बना रहे हैं, ये Q1 चार्ज का मैंने फोटो बनाया क्या बताने के लिए, ये प्रभावशाली है तो चारों तरफ लाइन भेज दिया। Q2 भगवान, Q2 है दूसरा चार्ज, इसका फोटो। अब बताओ तो इन Q1 Q2 यदि मेरे ही द्वारा बनाए गए डायग्राम है, तो दोनों में ज्यादा प्रभावशाली कौन लग रहा है, Q1 या Q2? Q2। हाँ, तो ज्यादा रेज निकलता दिख रहा है, मीन्स ज्यादा प्रभावशाली हो गया। और ये कितना लाइन निकलेगा इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस ये हुआ कि ज्यादा चार्ज, यदि आपने पॉइंट चार्ज का वैल्यू ज्यादा देखा, उससे निकलने वाले रेज ज्यादा होंगे, और कम देखा तो वो उससे निकलने वाले रेज कम आप बनाएंगे। और ये एक जैसे रेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ऐसा फील करो। ऐसे ही कोई बच्चा जब सूरज भगवान का चित्र बनाता है, तो उनके जो रेज निकलता दिखाता है एक दूसरे से तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही दिखाता है। तो आप ऐसे अब समझ गए, ये चार रेज निकलता दिखाने का मतलब है ये बहुत प्रभावशाली है, या स्पेस में इसने मैजिक क्रिएट किया हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो आप लाइन बनाते हो, इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is used to is used for pictorial representation of electric field, representation of electric field। तो आपने यहाँ ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं बस प्रभाव दिखाने के लिए, और चित्र में पिक्चर बनाकर प्रभाव कैसे दिखाएंगे, तो आप लाइन खींचते हैं, ज्यादा लाइन खींचते हैं तो ज्यादा प्रभाव है, ये बताने के लिए। और ध्यान दीजिए, इस लाइन को इस तरह बनाया जाता है कि आप यदि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज Q डैश रखेंगे, तो ये Q2 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स रिपल्सन का होगा, और वो फोर्स कितना होगा, Q डैश इंटू वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कूलाम ने कहा ना कि Q1 Q2 के बीच में फोर्स है, तो इसके पीछे ऐसे एक्सप्लेन किया कि Q1 ने मैजिक क्रिएट किया स्पेस में, और Q2 वहां मौजूद है, तो Q2 पे फोर्स लगेगा। Q1 का मैजिक का वैल्यू कितना है, कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां क्या है, कैपिटल ई। तो उससे Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो Q2 इंटू ई जो होगा वो बन जाएगा फोर्स, वो बन जाएगा फोर्स। तो आपके कूलाम्स लॉ में सीधे फोर्स लिखना बताया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को लेकर ये बताया कि एक चार्ज दूसरे को कांटेक्ट में तो ये नहीं है, तो ये स्पेस में मैजिक क्रिएट करते हैं, और उस स्पेस में जब दूसरा चार्ज पहुंचता है ना, तो उस पर फोर्स लगता है। तो फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, Q2 इंटू ई। तो ई क्या है, तो ई है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, आप तो ये समझिए प्रभाव है ना उसका, उसका नाम है ई। आर डिस्टेंस पे जो प्रभाव है इस चार्ज का, उसका नाम है ई। और उससे जो भी चार्ज वहां आएगा उस चार्ज के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फोर्स उस पर बताने लगेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि कोई निगेटिव चार्ज आ गया उसी डिस्टेंस पे, तो वो अट्रैक्ट किया जाएगा, और उस अट्रैक्शन का वैल्यू आप लिखेंगे Q डबल डैश। वहां सर माइनस क्यों नहीं लिख रहा, अरे प्लस माइनस फोर्स में तो डायरेक्शन बताने का काम करेगा, यहाँ मैंने खुद बता दिया कि वो अट्रैक्ट किया गया है Q2 से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं स्पेस में चार्ज के कारण मैजिक क्रिएट हुआ उसे बताने के लिए, और उस फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। वो कैसे लिखेंगे,
जो दूसरा चार्ज आया है उसका अमाउंट, और पहले चार्ज के मैजिक जो है स्पेस में, उस मैजिक का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इंसान आलसी होता है, बोलता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो सीधे बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को चार्ज के जो नया आया है उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें फोर्स पता चलता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन जो है वो एरो का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन यदि रखते हैं। नेगेटिव चार्ज, तो आप यहाँ एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि यदि कहीं पर नेगेटिव चार्ज होता, उसका फील्ड बनेगा। उसका फील्ड कैसा बनेगा? तो यदि कहीं नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, हमेशा बुलाएगा पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज से आपने रेस बाहर निकलते देखा, और नेगेटिव चार्ज में आप क्या देखते हैं, रेस आता हुआ। तो यदि किसी नेगेटिव चार्ज का फील्ड ये है, फील्ड है, तो ये तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील्ड है, चाहे नेगेटिव चार्ज का हो या पॉजिटिव चार्ज का, डायरेक्शन एरो से हम शो कर रहे हैं। अब यदि यहाँ मैं कोई प्लस चार्ज रख दूं, देखना ध्यान से फिर से, क्यू डैश, तो क्यू डैश क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो वाला डायरेक्शन है, एरो वाले डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा क्यू डैश इंटू ई। अट्रैक्शन यहाँ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि क्यू डैश पॉजिटिव है। यदि क्यू डबल डैश एक नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ रख दूं, क्यू डबल डैश, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा जो फील्ड है वो एरो का डायरेक्शन आपने देखा, उसके अपोजिट भागने की कोशिश करता है नेगेटिव। और यहाँ तो आप खुद देख भी रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहा होगा, तो इधर फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट भागने वाला, क्यू डबल डैश इंटू। इसके लिए आप बहुत एफर्ट ना करें, एक थोड़ा सा आइडिया एक डेवलप कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई भी चार्ज होगा तो उसके आसपास के उसका प्रभाव है, उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, या जो भी है उसका वैल्यू, उससे यदि हम चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स पता चलेगा। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो जिधर है उधर वो जाने की कोशिश करेगा उस फोर्स के कारण, और निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट जाने की कोशिश करेगा। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक्चुअल में चार्ज के आसपास कोई रेज हमें नहीं दिखता। ये तो हमने फील करने के लिए, हमारे समझ में आए, पिक्चोरियली हम बता पाए कि चार्ज के आसपास एक प्रभाव है उसका, उसके लिए इस इलेक्ट्रिक लाइंस का हम यूज करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस चार्ज के प्रभाव को दिखा रहे हैं। यदि किसी पॉइंट से वो बाहर आ रहा है, मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज, और किसी पॉइंट पे ये लाइन इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब वहां निगेटिव चार्ज। लाइन ज्यादा नंबर में है, इसका मतलब वहां फील्ड ज्यादा तगड़ी है, जहां वहां चार्ज ज्यादा अमाउंट का रखा हुआ हो। ज्यादा अमाउंट का चार्ज होगा तो आसपास ज्यादा ताकतवर फील्ड क्रिएट करेगा, कम सर अमाउंट ई का कैसे चार्ज होगा। निकालते हैं? अभी मैंने एक टर्म कहा कि Q1 ने अपना यहाँ प्रभाव कुछ r डिस्टेंस पे क्रिएट किया होगा, और उस r डिस्टेंस पे जो प्रभाव क्रिएट किया होगा E, उस E को यदि हम Q2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स हो बन जाएगा। ये फोर्स कितना बन गया, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से Q2 यदि कट गया तो E का वैल्यू कितना आ गया, E का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, चेक करिए तो, सर के क्यू वन Q1 बाय बाय आर। आर स्क्वायर। और मैंने क्या कहा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, या फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो वैल्यू होता है, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे कहते हैं न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो न्यूटन हुआ फोर्स, उसको चार्ज से डिवाइड किया तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाता है। इसका एक और भी यूनिट है वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम। तो आपको उस डिटेल में ज्यादा इंटरेस्ट अभी लेना जरूरी नहीं है,
यदि लेना चाहें तो 12th का कोई भी बुक उठा के आप पढ़ लीजिए। केवल अभी ये कोशिश करिए कि यदि मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह पे पहुंच गए। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है उसके अपोजिट नेगेटिव पे फोर्स लगता है और उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। केवल इस आइडिया पर कंफर्ट अपना एक गेन करिए। क्या ये पेज नोट कर लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट। पहले वाले चित्र में Q1 से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना सीखिए। मैंने क्या किया, +1 कूलम चार्ज जैसा कुछ मन ही मन सोचा, यहाँ है नहीं। उस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। के Q1 इंटू 1 बाई R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया के Q1 बाई R²। यदि यहाँ कोई भी चार्ज आएगा, यदि यहाँ कोई भी चार्ज आएगा तो उस Q से मल्टीप्लाई कर देंगे E को। ये तो 1 कूलम पे फोर्स है। यदि 1 कूलम पे फोर्स आपको पता चल गया तो वहां जो भी चार्ज रखेंगे उस पर पता चल जाएगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही एक वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन आलस में उसे भी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप यदि वर्ड देखना चाहें तो मैं मेंशन जरूर कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए सिंबल ई हम यूज कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है तो चार्ज कहीं भी होगा तो उसके आसपास फील्ड है, ये दिमाग में रखना। और उस फील्ड में बाकी चार्ज कोई आएगा तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन के डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा फोर्स के कारण, और निगेटिव चार्ज फील्ड लाइन के अपोजिट भागने की कोशिश करेगा। सर हो गया। यहाँ एक और टर्म आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज property of any point in an electric field। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अब ये वर्ड आएगा ना पोटेंशियल, ये बार बार आएगा और तब हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये पोटेंशियल। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका मीनिंग क्या? तो सोचते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। यदि मैंने चाहा यहाँ कहा +Q नॉट, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखने लगे आपको? अब सोचो, इनफाइनाइट पे कोई टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, और इसको आप इस +Q0 के पास Q0 फिक्स्ड है यहाँ और ये फ्री है। क्या लगता है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या अपने आप चल के आएगा Q0 के पास?
अरे दो प्लस एक दूसरे के दोस्त हैं या दुश्मन? सर दुश्मन है, दूर जाएगा। तो काहे का एक दूसरे के साथ बैठ के कॉफी पीना पसंद करेंगे? तो क्या क्यू टेस्ट आना चाहेगा प्लस क्यू नॉट के पास? सर बिल्कुल नहीं। सर नहीं आएगा। नहीं। तो आप इसको खींचना शुरू करो, एफ एक्सटर्नल, और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्लोली मूव करो इसे और लेते आओ इलेक्ट्रिक फील्ड में इस यहां से यहां। तो यहां से यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा या नहीं? तो करना पड़ेगा। यस सर। तो इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा और वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो वर्क करना पड़ा, इससे ही हम कह देते हैं इस यदि पॉइंट को कह देता हूं मैं P, तो P पॉइंट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे कि इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को फील्ड में लाने में एक एक्सटर्नल एजेंट को जो मिनिमम वर्क करना पड़ा, वो वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये कहलाता है पोटेंशियल। वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये कहलाता है पोटेंशियल। ये है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज पोटेंशियल। ये जो, और ये वर्क मिनिमम वर्क जनरली कहते हैं क्योंकि आप स्लोली ला रहे हो। स्लोली में मिनिमम वर्क हुआ, आप एक्सलेरेट करते हुए लाते तो ज्यादा वर्क हो जाता। मिनिमम वर्क जो स्लोली मूव करने में वर्क हुआ, उस वर्क को पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा मान लो ये एक है P और दूसरा पॉइंट है P डैश, किसका पोटेंशियल ज्यादा होता होगा? VP और VP डैश में कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होता होगा, क्या लग रहा है आपको P dash. इस चित्र में? हाँ देखो, आप खींच के ला रहे हो Q2 को, कहते हो चलो P तक, और वो कहता है नहीं जाएंगे, और आप खींचते हुए ला रहे हो। यदि और नजदीक ले जाओगे तो और वर्क करना पड़ेगा। तो VP और VP डैश में VP डैश बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो और नजदीक आप Q नॉट हो जाएगा। पेज चेंज करूं? यस सर। अब यहाँ एक पॉइंट और थोड़ा सोचो, ये प्लस Q नॉट है, तो आप क्या करते हो, चाहे R डिस्टेंस पे यहां तक पहुंचे या R डिस्टेंस पे यहां तक पहुंचे होते,
या r डिस्टेंस पे यहां तक पहुंचे होते, इनफाइनाइट से कहीं से भी यहां आते, तो क्या अलग वर्क होता या एक ही जैसा वर्क होता? सर एक जैसा। तो इसलिए ये जो ऐसे हम देख रहे हैं r डिस्टेंस वाले पॉइंट्स, उनको यदि हम मिला लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ये जो परपेंडिकुलर सरफेस हम देख रहे हैं, इससे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये एन वाला पॉइंट हो, चाहे ये पी वाला पॉइंट हो, वी एम, वी एन, वी पी, ये सारे आर डिस्टेंस पे इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा होगा एक जैसा, इसलिए जो ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया होगा वो भी एक जैसा, इससे पोटेंशियल एक जैसा। ऐसे पॉइंट, ऐसा प्लेन जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एक जैसा हो, उसे इक्वी मतलब एक जैसा पोटेंशियल वाला सरफेस कहते हैं। और यहाँ एक कंसेप्ट देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक कंसेप्ट जो ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी चर्चा में आएगा लेकिन 12th में ज्यादा यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always make 90 degree with the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल लाइन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विथ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ना, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है ना, तो ये रेडियस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सरफेस जो है वो स्फीयर है, तो वो 90 डिग्री बना रहा होगा वहां टेंजेंट खींचोगे तो आप कहते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ब्लैक कलर से ऊपर कहीं दिखा रहा हूं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाने का मतलब है कि ये जो उस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये V1 पोटेंशियल और ये V2 पोटेंशियल, और एरो के डायरेक्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको पता था ना चार्ज के बगल में ज्यादा पोटेंशियल और जितना दूर होते जाते हैं पोटेंशियल कम, तो एरो के डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो पोटेंशियल कम होती जाती है। तो V1 ज्यादा पोटेंशियल का है लाइन प्लेन, और V2 वाला जो प्लेन है वो कम पोटेंशियल का। V1 मतलब इस लाइन पे हर एक जगह, ये जो मैं ग्रीन कलर का लाइन कर देता हूँ, इस पे हर एक जगह एक जैसा पोटेंशियल होगा, दूसरे ग्रीन पे एक जैसा, और V1 जो होगा वो ज्यादा होगा V2 से। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पूंछ टेल की तरफ कम ज्यादा पोटेंशियल होता है, और जैसे हेड की तरफ दूर जाते हैं तो पोटेंशियल कम। आप चार्ज से दूर है, वहां इलेक्ट्रिक फाइनाइट से लाएंगे कोई टेस्ट चार्ज तो कम वर्क करना पड़ा, क्यू नॉट के बगल में लाके रखेंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा। इस तरह से इसे ध्यान रख सकते हैं। और हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल लाइन पे 90 डिग्री बनाता है। पेज चेंज करूं? यस। यहाँ देखिए, जब हम बात करते थे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो हुआ था वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
तो इसका यूनिट तो हमारे मन में आएगा जूल पर कूलम। जूल है वर्क का यूनिट, कूलम है चार्ज का यूनिट। लेकिन ये लिखने में आलस आता है, इसको कह दिया जाता है वोल्ट। जूल पर कूलम इसे कह दिया जाता है वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यहां भी थोड़ा और क्लियर कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, और केवल भी कह दें कैपिटल तो भी काम चल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ध्यान से देखिए, जब हम कोई सेल की बात करते हैं, बैटरी खरीदते हैं दुकान से, तो सेल जब खरीदते हैं दुकान से, तो सेल खरीदते हैं दुकान से तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है जैसे 1.5 वोल्ट। एक तरफ पॉजिटिव सिंबल बना रहता है और एक तरफ माइनस, उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ दो टर्मिनल जो हैं वो अलग अलग पोटेंशियल वाले दो टर्मिनल। जो जो ये मेटेलिक पार्ट सेल में बाहर निकला हुआ है ये अलग पोटेंशियल पे है, और पीछे वाला जो प्लेन पार्ट दिख रहा होता है वो अलग पोटेंशियल पे है। और उन दोनों को जब हम कह रहे हैं तो ये 1.5 वोल्ट क्या है? 1.5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है। बैटरी में दो टर्मिनल हैं, एक बीच से निकला होता है रॉड, और एक उसके चारों तरफ जो मटेरियल है वो दूसरा टर्मिनल का काम कर रहा है, ऐसे आप मान लो, और उससे कनेक्टेड होता है पीछे वाला प्लेट। तो उन प्लेटों के पोटेंशियल डिफाइंड होगा, और उन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो है ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इस पेज को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हायर पोटेंशियल, और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर पोटेंशियल। माइनस निगेटिव ही होगा ऐसा नहीं। और सेल बनाने का जो हम लोग सिंबल बनाते हैं, तो इतना डिजाइनदार सेल बनाएंगे तो बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल बनाने के लिए एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी यूज कर देते हैं। तो ये हायर पोटेंशियल को शो करने लगता है, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल को शो करने लगता है, छोटी डंडी। और यहाँ जो हम लिख देते हैं, मतलब मान लो लिख दिया 5V, ये V हायर माइनस V लोअर, ये है 5 वोल्ट। ये ध्यान रखना है, ये 5 वोल्ट किसका पोटेंशियल है? ये बड़ी डंडी या छोटी डंडी का नहीं। बड़ी डंडी वाला एक अलग पोटेंशियल पे है, छोटी डंडी वाला एक अलग पोटेंशियल पे है, उनका डिफरेंस है 5 वोल्ट। ये डिफरेंस उनमें जो केमिकल यूज किए गए उसके कारण क्रिएट हुआ है, उसी के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं।
₹10, ₹15, ₹100, ₹200, जितने का वो बैटरी आप परचेज कर रहे हैं, उनमें वो मटेरियल यूज हो रहा है, उसके कारण इनके जो दोनों टर्मिनल होंगे बैटरी के, उनके अलग अलग पोटेंशियल हैं। मैं पेपर पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, मान लो एक टैंक है, उससे पहले इसे देख लो। हमने आपसे कहा कि एक प्लस क्यू नॉट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं P डैश है और यहाँ P है। P डैश हमने देखा ज्यादा है और P कम है। ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल। मुझे बताओ, यदि यहाँ पर मैं कोई क्यू डैश चार्ज रख दूं तो ये किधर भागना पसंद करेगा? यहाँ पे रख दिया तो ये P डैश की तरफ या P की तरफ? सर पी। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए। पॉजिटिव चार्ज always moves from higher potential region to from higher potential region to towards lower potential region. पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है? हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ। अच्छा, एक काम करो तो, यदि इसी तरह यहां कोई नेगेटिव चार्ज होता तो वो किधर भागना चाहता? पी डैश। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो वो भागना चाहता P डैश की तरफ। तो ये भी लिख लो, नेगेटिव चार्ज moves has tendency to move from lower to higher potential region। और यहाँ इस बात पे जरूर गौर करिएगा कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं,
तो पूंछ की तरफ हायर पोटेंशियल और सिर की तरफ एरो के डायरेक्शन में लोअर पोटेंशियल होता है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पूंछ की तरफ हायर पोटेंशियल और एरो के हेड की तरफ लोअर पोटेंशियल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली हायर से लोअर जाएगा। इनको अच्छी तरह दिमाग में रखना कि हायर से लोअर की तरफ जाता है। पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ हमें ये पता है कि यदि आपने ऐसा किया, एक टैंक है, ये इस टैंक से एक पाइप आपने अटैच किया, तो ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक तक पानी अपने आप चला आएगा। उसके लिए किसी डिवाइस का काम नहीं है। लेकिन यदि आप नीचे से ऊपर ले जाना चाहेंगे पानी को तो कैसे जाएगा? क्या अपने आप जाएगा? नो सर। क्या यूज करना पड़ेगा? कोई मोटर सर प्रेशर और बढ़ाना पंप, पड़ेगा नीचे वाले पे। मोटर और पंप कुछ यूज करो, और वो क्या कर सकता है? ऊपर ले जाके डाल सकता है पानी। क्या बिना मोटर और पंप के ऐसा हो सकता है? नो सर। नहीं। नो तो हम लोगों को यदि कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो इस पूरे सर्किट में कम से कम एक पंप तो लगाना ही पड़ेगा ना। यस सर। तो अब ध्यान से देखो, होता क्या है कि आप एक रॉड लेते हो, ये मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड, और इसमें चार्ज को फ्लो करवाना चाहते हो। तो चार्ज को फ्लो करवाना चाहोगे तो कोई न कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो मोटर या पंप की तरह काम करे। ध्यान से देखिए, यदि आपने ऐसे एक यहां कुछ यूज किया सेल, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये देखिए, यहां पर ये क्या कर देता है, इसको हायर पोटेंशियल कह देता है और इसको लोअर। तो यदि प्लस क्यू चार्ज निकला होगा तो प्लस क्यू चार्ज ये हायर से लोअर तो अपने आप चला आएगा, लेकिन ये लोअर से हायर कैसे जाएगा? लोअर से हायर अपने आप नहीं जा सकता। तो हायर से लोअर पॉजिटिव चार्ज यदि चला भी आया तो लोअर से हायर ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी।
तो वहां जो केमिकल यूज कर रहे हैं सेल के भीतर, वो ये मेहनत कर रहा है आपके लिए कि लोअर वाले पोटेंशियल से हायर वाले पोटेंशियल पे उस क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क कर रहा है। ये जो वर्क कर रहा है, ये वर्क कौन कर रहा है? ये कर रहा है कौन? ये सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ जैसे सेल कहते हैं, जैसे थर्मोपाइल, थर्मोकपल, ऐसे बहुत तरह की चीजें होती हैं। सोलर सेल जो भी है, उनकी नीड क्या है? तो ये जो काम ग्रेविटी के लिए पानी के फ्लो के वक्त हमने मोटर और पंप को देखा जो काम करते, कि हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड, हायर पोटेंशियल एनर्जी रीजन से लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन में अपने आप चली आई पानी। लेकिन लोअर से हायर ले जाने में आपको मोटर या पंप चाहिए, या अपने कंधे पे वो बाल्टी लेके जाना पड़ेगा ऊपर। तो मोटर और पंप जो काम कर रहा है, वही काम कर रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो यहां पर है, जो इस केस में हमने देखा सेल। हायर से लोअर अपने आप चला आएगा चार्ज, लेकिन लोअर से हायर ले जाते वक्त एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसीलिए बैटरी जो आप खरीद के लाते हैं, काम करते करते थक जाता है, फूक जाता है, बेकार हो जाता है। 10 रुपए का बैटरी लाए, खिलौने में उसको यूज किया, और फिर उसे बाहर, या रिमोट में उसे यूज किया, फिर उसे बाहर करके फेंको, फिर नया सेल लाओ, क्योंकि वो उसकी तो एक लिमिट होगी। काम करते करते थक जाएगा, क्योंकि उसको बाहर से कोई एनर्जी का सपोर्ट आप नहीं दे रहे। जो भी है उसके भीतर केमिकल है, उसी से मिल रहा है उसको वो काम करने की ताकत। कभी तो कभी वो खत्म होगा। ऐसे ही थोड़ा महंगा बैटरी लाइए, रिचार्जेबल, उसके साथ एक चार्जर भी लाइए। तो जो बैटरी थक गया तो उसको पहले चार्ज करिए, कसरत करवाइए, खाना बनवाना खिलाइए, फिर वो काम करने लगेगा कुछ दिन। तो अदरवाइज जो नॉर्मल बैटरी आप लाते हैं, सेल लाते हैं, वो काम करते करते थक जाता है, और खत्म हो गया उसकी काम करने की एनर्जी, फिर बेकार हो गया, फिर फेंक देते हैं आप। तो उसकी अहमियत क्या है? ये हायर पोटेंशियल से लोअर, एक तो जो भी मेटेलिक रॉड या ऑब्जेक्ट आप देते हैं, उसमें वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिससे उसके चार्ज मूव कर सके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, पॉजिटिव चार्ज बड़े आराम से। या नेगेटिव चार्ज मूव करना है तो लोअर से हायर अपने आप मूव कर जाएगा, लेकिन हायर से लोअर नहीं मूव कर पाएगा, तो ये काम करवाएगा सेल। तो सेल या सोर्स ऑफ ईएमएफ। सर ये ईएमएफ ईएमएफ बोले जा रहे हो, अरे हिस्टोरिकल कारण है इस ईएमएफ नाम का। ईएमएफ कहते थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स कुछ कर रहा है। बाद में देखा गया यहाँ फोर्स नहीं है, यहाँ तो वर्क हो है। तो फोर्स नहीं है, यहाँ वर्क है इन्वॉल्व। तो वर्क इन्वॉल्व है, तो ये जो नाम था वो बेकार हो गया। लेकिन चूंकि पहले से यही कह रहे थे, तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी नहीं बोलते हैं, केवल ईएमएफ बोलते हैं। और वो जो काम ये कर रहा है, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो ये करता है सेल, उसे ही हम इसका ईएमएफ कह देते हैं। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज का यूनिट क्या था? वोल्ट। तो इसीलिए हम वहाँ वोल्ट लिखते हैं। उसके वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, लोअर से हायर या हायर से लोअर ले जाने में जो वर्क कर रहा है पर यूनिट डिस्चार्ज, वो वोल्ट में हम उसके वैल्यू को बताते हैं। ज्यादा ताकतवर आप पंप यूज करेंगे तो पानी के फ्लो का रेट बढ़ जाएगा आपके सर्किट में। उसी तरह ज्यादा ताकतवर सेल यूज करेंगे, तो ज्यादा वोल्ट वाला सेल यूज करेंगे, तो जो फ्लो है चार्ज का बढ़ जाएगा। यदि चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। ये डायग्राम भी कॉपी पे बना लें, जिससे आपको ये फील आए कि मोटर की नीड है कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन रखने की, उसी तरह सेल की नीड है। और सेल काम करता है, जिसके कारण वो बेकार हो जाता है, उसकी जो लिमिटेड एनर्जी है वो खत्म हो गई, तो हम उसे फेंक के फिर दूसरा सेल लाते हैं।
अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और देखकर आप समझ गए कि पर करंट, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हमने क्या कहा कि यदि ज्यादा ताकतवर सेल होगा, सेल ज्यादा ताकतवर होगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो करता है सेल, वही उसका ईएमएफ कहलाएगा। तो ये V पर यूनिट, ये V ज्यादा ताकतवर तो करंट ज्यादा। तो V को जब अब यहाँ देखते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं और ये V इक्वल्स टू IR हो गया, जहां R को इस मेटेलिक रॉड का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, where R is called electric resistance of the metallic rod, electric resistance of metallic rod, R जो हो गया। और ये जो लॉ आता है इससे हम कह देते हैं ओम्स लॉ। यदि आप ज्यादा ताकतवर सेल यूज करेंगे तो ज्यादा फ्लो हमें मिलेगा, ज्यादा मोटर ताकतवर यूज करेंगे तो ज्यादा फ्लो मिलेगा पानी का पाइप में। तो उसी तरह से ज्यादा ताकतवर सेल यूज करेंगे तो ज्यादा फ्लो मिलेगा चार्ज का, तो ज्यादा ताकतवर करंट होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू R। अलग अलग लेंथ के और अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रॉड लेके देखा गया। तो बाय एक्सपेरिमेंट्स देखा ये गया कि रेजिस्टेंस जो रॉड का है ये प्रोपोर्शनल है लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। सोचो ना, जैसे पाइप से पानी का फ्लो हो रहा है, यदि एरिया बढ़ा दें पाइप का तो ज्यादा फ्लो हो पाएगा। एरिया रेसिस्ट करने वाली कैपेबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब है तो एरिया बढ़ा लेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ बड़ी लेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो एक कांस्टेंट आएगा उसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं सिंबल रो। उसके लिए क्या सिंबल यूज कर दे रहे हैं? रो। और रो के बारे में कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस और मेटेलिक रॉड। वो जिस मेटेलिक रॉड का जो मटेरियल है उस पे ये रो डिपेंड करता है। लेंथ यदि रॉड का बड़ा ले लेंगे, हमने सोचा लेंथ बड़ा ले लेते हैं रॉड का, तो अब जो वहां फ्लो का रेट होगा चार्ज का, वो जो करंट हमें मिलेगा वो कम हो जाता है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, लेंथ डबल कर दिया और करंट हाफ हो गई। ओहो, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यदि रॉड को मोटा कर दिया, एरिया बड़ा ले लिया, डबल कर दिया, तो पता चला कि रेजिस्टेंस क्या हो गई, वो करंट बढ़ गई डबल, करंट बढ़ गई और डबल हो गई। यदि करंट डबल हो गई इसका मतलब रेजिस्टेंस हाफ हो गई होगी। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये मटेरियल बदलेंगे तो आर बदलेगा, तो मटेरियल पे डिपेंड करने वाला ये। और इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं हिंदी वाला राम वाला रॉ, और ये ऊपर में एक लाइन खींचा, ये रो पढ़ते हैं इसे। ये अल्फा बीटा का भाई है।
से क्या पढ़ते हैं, रो, अल्फा बीटा थीटा वाला का भाई है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस और मेटालिक रॉड। तो एक हमने ओम्स लॉ के बारे में जानकारी इकट्ठा की और सोर्स ऑफ ईएमएफ की नीड क्या है उसको जानने की कोशिश की। और फिर हमने देखा कि यदि रॉड बदलेंगे अलग अलग लेंथ एरिया के तो रेजिस्टेंस वेरी करता है, और अलग अलग लेंथ और एरिया के तो R इक्वल्स टू रो एल बाई। ये फॉर्मूले हैं जिन्हें हम ध्यान ही रखें तो अच्छा है। ये ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि आपने बैटरी वो ये देखा, यदि V बढ़ाया तो I बढ़ा, V डबल कर दिया I डबल हो गया, V ट्रिपल कर दिया I ट्रिपल हो गया, V फोर फोल कर दिया I फोर फोल हो गया। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो रॉड के रिलेटेड एक क्वांटिटी है। रॉड को बदलोगे उसके मटेरियल, उसका लेंथ, उसका एरिया, तो ये R बदलेगा, अदरवाइज R फिक्स रहेगा यदि आपने कुछ नहीं बदला। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R को सर्किट का रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ सर्किट में तो एक ही एलिमेंट है रॉड, तो रॉड का रेजिस्टेंस कहते हैं। बाकी जो वायर आपने कनेक्ट किया है उसको आइडियल मान लिया है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा माना, जो भी रेजिस्टेंस है उस रॉड में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू रहेगा ये आइडिया अगले टर्म पे। थैंक यू, बाय बाय।